वन संपदा, फॉरेस्ट ऑफ एमपी। फॉरेस्ट ऑफ एमपी, ठीक है। वन संपदा है ना, ठीक है, ठीक है। चलो अब अच्छा आप बताओ कि आपको क्या क्या मालूम है मध्य प्रदेश में वनों के बारे में, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में काम आए अपने। तो देखो सबसे पहले अपन आते हैं कि वन होता क्या है, वन मतलब क्या चीज, फॉरेस्ट क्या, इसकी परिभाषा क्या। तो पहले दो लाइनें लिख लो वन के कंसेप्ट के लिए, फिर अपन टाइप्स और दूसरी चीजों पे चलेंगे। तो देखो लिखो, वन अधिनियम 1927 के अनुसार, वन अधिनियम 1927 के अनुसार जहां वृक्षों का घनत्व, जहां वृक्षों का घनत्व अधिक हो, जहां वृक्षों का घनत्व अधिक हो, वह क्षेत्र, जहां वृक्षों का घनत्व अधिक हो वह क्षेत्र वन कहलाता है, वह क्षेत्र वन कहलाता है। तो आप समझते हो 1927 में वन अधिनियम बना था, उसके अनुसार क्या कि जहां कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर वनों की जंगल, पेड़ों की डेंसिटी कुछ ज्यादा हो, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वह जंगल, जहां पर वृक्षों का घनत्व अधिक हो। अब देखिए वनों के कई सारे टाइप होते हैं, है ना। आजकल जैसे आरक्षित वन होता है, आपने पढ़ा होगा, संरक्षित वन, हाँ, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो ये है ना। फिर इसके अलावा डेंसिटी के आधार पे, है ना, जंगल किस आधार पर डिसाइड होते हैं, डेंसिटी के आधार पर भी होते हैं, एरिया के आधार पर, सीजन के आधार पर, ठीक है ना। हाँ, जैसे आपने सुना होगा उष्ण कटिबंधीय वन। अब देखो मध्य प्रदेश के सारे वन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय, फिर उसमें भी टाइप्स हैं। तो देखो घनत्व के आधार पर भी वनों का जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, एरिया के हिसाब से भी, जैसे मध्य भारत के वन, सतपुड़ा के वन, विंध्याचल के वन, ये अपन आगे करेंगे। सीजनेबल, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, या आरक्षित संरक्षित किस आधार पर है, एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इसके कई सारे टाइप्स हैं, पर अपन थोड़ा सा प्राइमरी लेवल पे समझ लेते हैं। वन अधिनियम की बात चली रही है, तो एक होता है सघन वन, ठीक है ना। चलो अच्छा, यहां तक डेफिनेशन लिखी, अब लिखो वनों को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, वनों को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, जैसे प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, क्षेत्र के अनुसार, प्रशासनिक आधार पर, क्षेत्र के अनुसार, सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, वृक्ष समूह के आधार पर, वृक्ष समूह के आधार पर इत्यादि। अब देखो मैं तुमको बता देता हूं, पहले डेफिनेशन हुई वन की, फिर इसके बाद अपन जा रहे हैं टाइप्स पर। तो देखो वनों के यदि टोटल टाइप्स, तो किसी किताब में 5 लिखे हैं, किसी में 4 लिखे हैं, पर यदि आप सारे देखोगे ना तो कम से कम में उनकी संख्या 60-70 से ऊपर निकल जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी निजी वन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको कौन कौन से टाइप्स लिखवाए जो अपन यहां पर पढ़ेंगे और जिससे रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया भौगोलिक आधार पे, तो उसका कारण क्या, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में आते हैं। मैंने आपको निजी वन नहीं लिखवाया, क्यों, क्योंकि निजी वन का हमारे यहां पर कोई रोल नहीं है परीक्षा में। तो ध्यान रखना, मेनली अपने को आरक्षित वन, संरक्षित वन जो एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर है ये पढ़ने हैं, भौगोलिक आधार पर पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल आधार पर, सीजन के आधार पर, है ना, और छोटे मोटे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अपन अभी वन की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो इसमें छोटे मोटे कुछ कंसेप्ट हैं जो अपने लिए समझना जरूरी है। अब लिखो वन
पहला डेफिनेशन लिख लो, सघन वन, डेंस फॉरेस्ट, सघन वन। सघन वन ये क्या है? कितने बोल रहे हैं? सघन वन का मतलब हुआ ऐसा कोई एरिया जहां पर 70% से ज्यादा वन हो। अरे मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है, उसके 70% क्षेत्रफल से ज्यादा पर 70% या उससे ज्यादा पर जंगल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सघन वन। लिख लो, डेंस फॉरेस्ट, द एरिया विच हैज मोर देन 70 और 70% एरिया कवर्ड बाय ट्रीज नोन एज फॉरेस्ट। देखो, वह क्षेत्र जिसमें 70 या उससे अधिक 70% या उससे अधिक वन होते हैं, सघन वन कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है, सघन वन क्षेत्र कहलाता है। तो कोई भी एरिया हो जहां पर 70% या उससे ज्यादा जंगल होंगे वो क्या कहलाएगा? सघन वन। अब दूसरा लिखो, घने वन, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। तो इसको सघन वन को कर लो हाईली डेंस, हाईली डेंस फॉरेस्ट। और डेंस फॉरेस्ट को लिखना है सिर्फ डेंस, डेंस फॉरेस्ट। सघन वन मतलब हाईली डेंस। अब लिखा घने वन, डेंस फॉरेस्ट। तो यहां पर क्या होता है? 40 to 70% एरिया में पेड़ होते हैं। तो वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पर 40 से 70% तक पेड़ हों क्या कहलाएगा? डेंस फॉरेस्ट, घने वन। ये मैंने तुमको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि जिससे आपको आगे पढ़ने में सुविधा रहे। तीसरा लिखो, ओपन, ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट, खुले वन, ये कितना होता है? 10 to 40%। तो वो क्षेत्र जहां पे 10 से 40% के क्षेत्र में वृक्ष हो क्या कहलाएगा? खुला वन। अब अगला आएगा झाड़ियां, श्रब। तो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? झाड़ियों वाला, श्रब वाला। लेस देन 10%, लेस देन 10%। तो वो क्षेत्र जहां पर 10% से भी कम वन हो वो क्या कहलाता है? झाड़ी। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो ध्यान रखना, सघन वन में हो गया 70%, डेंस में हो गया 40 to 70, ओपन में हो गया 10 to 40 और झाड़ियों में लेस देन 10%। अब आते हैं अपन देखो बेहद महत्वपूर्ण पर, दो अपने लिए बहुत जरूरी है परीक्षा में, एक ज्योग्राफिकली और एडमिनिस्ट्रेशन। इसके आधार पर जो वनों का वर्गीकरण करा गया है, प्रशासनिक आधार पर और भौगोलिक, ये अपने लिए एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपन सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पर ही चलते हैं। क्या लिखो? भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। फिर इसके आगे मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बता दूंगा, पहले ये निपटाते हैं क्योंकि एग्जाम में इसका ज्यादा महत्व है ना, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। तो अच्छा बताओ, ज्योग्राफिकली मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन हैं? कौन कौन से? हाँ, 3 राइट है। हाँ बिल्कुल सही है, लिख लो, लिखो। पहला लिखो, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 2-2, 4-4 लाइनें हैं, नोट हो गया? अब देखो इसका मतलब क्या कि वो वृक्ष जो साल में एक बार पानी की कमी के कारण अपने जो है पत्ते गिरा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? पतझड़ वन। या अपन, मैंने अभी जो आपको हेडिंग लिखवाया है ना, डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लिखो। वे वृक्ष जो पानी की कमी से वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। आपने देखा होगा पतझड़ बोलते हैं, पतझड़, जो पानी की कमी से अपने पत्ते गिरा देते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं। अब अपन थोड़ा और समझ लेते हैं, क्या शब्द है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। अब देखो इसमें अपन पूरा मीनिंग समझ लेते हैं किस चीज का क्या क्या मतलब है। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, हॉट, है ना। तो देखो पूरा का पूरा अपना मध्य प्रदेश कहां पर आता है, कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा है बीच में से निकलती है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं, उष्ण, गर्म वाले। और कटिबंध को अपन हिंदी में इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, बेल्ट। आपने देखा ना कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये कहां से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मध्य प्रदेश में से। तो इसके आसपास का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण। और कटिबंध मतलब वो एरिया, उसके आसपास का क्षेत्र, एक बेल्ट एरिया। और पर्णपाती तो मतलब जिनके पत्ते, पर्ण मतलब क्या हो गया, पत्ते, और पाती मतलब गिरना, कि जिनके पत्ते गिर जाते हों। तो कहीं पर यदि आपको ऐसा लिखा हो कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन, ये शब्द गायब हो तो भी कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। वो बोले उष्ण कटिबंधीय वन, वही बात है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, वही बात है, या पर्णपाती वन भी बोल दे कभी बाय चांस, तो भी मतलब यही है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश खुद कहां पर आता है, उष्ण कटिबंध में। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात सभी को। हाँ बोल, है ना, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग शब्द दे रखे हैं, इंग्लिश में फायदा है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि वो पेड़ जो अपने साल में एक बार पत्ते गिराते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, लिखो, इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है, पतझड़। और ये कहां मिलते हैं, जहां पे बरसात कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर। लिखो, यह 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आती है वो बेहद महत्वपूर्ण चीज, सारे महत्वपूर्ण, कि इसके अंदर बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा परीक्षा में, बताओ कि इसमें से यदि एग्जाम में आए तो मेन चीज क्या है। एक एक बोलो, क्या, हाँ बोलो अंकित, क्या परसेंट नहीं, हाइट दी है ये रेन गेज से नापी हुई 50 से। हाँ दूसरा क्या बोल रहे थे, शायद आकांक्षा बोल रहे थे, बोलो क्या। अरे वो तुम समूह के आधार पर वर्गीकरण में चले गए, जो तुम जो बोल रहे हो वो कहां पर जाएगा, समूह के आधार पर वर्गीकरण। अपन अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, भौगोलिक वर्गीकरण। इसमें आएगा कि ये मध्य, और नहीं उससे भी ज्यादा, देखो इन्होंने बोल रहे हैं कि रीजन किन क्षेत्रों में, जिलों के नाम कहना ये चाह रहे हैं। सबसे मेजर बात यहां पर आएगी एग्जाम में कि ये मध्य प्रदेश के कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट एरिया में पाए जाते हैं। लिखो 88.65%, 88.65%, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यही एग्जाम के लिए ट्रम्प कार्ड है, कुछ याद रखना मत रखना, एमपीपीएससी के लिए यही लाइन सबसे मेजर महत्वपूर्ण है। देखो चाहे साल के वन की बात करो, सागवान की बात करो, परसेंटेज ही एग्जाम में पिछले 10 सालों से पूछा गया है। वो आपसे यही पूछते हैं कि साल के वन कितने प्रतिशत पर है, सागवान कितने पर है, ऐसा। तो मध्य प्रदेश का लगभग 88% हिस्सा किसके अंतर्गत आता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और इनका मीनिंग क्या, जो साल में एक बार पानी की कमी से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मिलते कहां है, जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात हो, इनको बोलते हैं पतझड़ वन। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे, लिख लो कौन कौन से, शीशम, पीपल, नीम, शीशम, पीपल, नीम एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। पीपल के पत्ते गर्मियों में पत्ते गिरा देते हैं, आपने देखा होगा, नीम में भी पत्ती गिर जाती है। अब लिखो एरिया, लिखो दमोह, कटनी,
दमोह, कटनी, पन्ना, छतरपुर, सागर। ठीक है, चलो अगला लिखो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, ये राज्य के 8.97% हैं। इनकी संख्या कितनी? 8.97%। अपने कुल जंगलों का अप्रोक्सीमेट 9% कौन से हैं? अर्धपर्णपाती। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। इसका एग्जाम्पल लिखो, सागौन, सागौन हर्रा, सागौन हर्रा, बांस, सागौन हर्रा बांस, महुआ, महुए को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो गए ना, एटसेट्रा। और एरिया लिखो, कहां कहां पाए जाते हैं ये? शहडोल, मंडला, बालाघाट। शहडोल, मंडला, बालाघाट। और हाँ, रेनफॉल भी लिख लो, 100 to 150। और ये कहां मिलेंगे? जहां पर बरसात कितनी होगी? 100 से 150 सेंटीमीटर। से 150 सेंटीमीटर जहां बरसात होती है। अब थर्ड लिखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इंग्लिश में लिख लो, ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण, ये कितने हैं? बहुत ही कम, 0.26%। ये लाइन ही याद रखना है, कितने परसेंट एरिया पे, ये बिल्कुल मत भूल जाना एग्जाम में। मैंने इसीलिए आपको करवाया, यदि एग्जाम में आया तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण लाइन होती है कि ये कितने परसेंट है तीनों। अब ये कहां मिलेंगे? जहां पे बरसात कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से कम। देखो, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसके, तेंदू। तेंदू, तेंदू पत्ता आपने सुना होगा। पलाश, तेंदू पलाश। कीकर, 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 एटसेट्रा इत्यादि। और मिलेंगे कहां? लिख लो, दतिया, दतिया, मुरैना भिंड, मुरैना भिंड, शिवपुरी। यहां पे बरसात कम होती है इन एरियो में, मध्य प्रदेश के, आपको पता होगा, एटसेट्रा।
ठीक है यहां तक? ये तीनों में बस मेन चीज तो ये याद रखना कि कितने परसेंट एरिया पर है। एग्जाम में यदि आया ना तो 99% तो बस ये एक परसेंटेज ही पूछते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना कंसेप्ट के लिए प्लस आ रहा। अब अपन चल लेते हैं काय पर? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। लिखो प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण, दूसरा वाला टाइप। कौन कौन से होते हैं बताएं आप प्रशासनिक आधार पर? हां ठीक है, लिखो प्रशासनिक आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो आरक्षित, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित रिजर्व। दूसरा संरक्षित, कंजर्व्ड फॉरेस्ट, कंजर्व्ड। और तीसरा खुले, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन। तो रिजर्व्ड, कंजर्व्ड और अवर्गीकृत हो गया नॉन क्लासिफाइड। इसको क्या बोलेंगे? नॉन क्लासिफाइड। आप देवास से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आसपास के एरिया में ज्यादातर वन कौन से हैं? नॉन क्लासिफाइड है, ये ध्यान रखना। देवास से थोड़ा आगे जाएंगे तो चलो। अब अच्छा आरक्षित वन क्या होते हैं, कौन बताएगा? आप बताइए आरक्षित मतलब क्या होगा, इसका मेरिट? हाँ देखो आरक्षित कहने का मतलब है यहां पर सख्ती बहुत ज्यादा होती है कि आपको आने जाने के लिए भी अनुमति लेना पड़ेगी, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। और ध्यान, सारे के सारे नेशनल पार्क जो होते हैं ना वो इन्हीं जगह पर होते हैं, ये ध्यान रखना। नेशनल पार्क यदि बनेगा तो वो कहां पर बनेगा? आरक्षित एरियो में। और यहां पर सभी ह्यूमन एक्टिविटीज मना होती है, ना आप यहाँ पशु चरा सकते हैं, ना घास काट सकते हैं, ना लकड़ी ले जा सकते हैं। जैसा मैंने बोला आपको कि आपका तो आना जाने के लिए भी परमिशन लेना है। अब देखो अपन भारतीय नागरिक है, कहीं पर भी आना जाना अपना अधिकार है, पर इन एरियो में नहीं। यह सभी ह्यूमन एक्टिविटी एक प्रकार से बंद होती है, अनुमति लेकर विशेष परिस्थितियों में ही आपको आने जाने दिया जाता है ना? लिख लो इसको, छोटी सी बात है, लिखो। यहां पर प्रशासकीय नियम कठोर होते हैं, ठीक है ना? यहां प्रशासकीय नियम काफी कठोर होते हैं। लिखो पशु चराना, लकड़ी काटना, आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन यहां पर मना होता है। अब इसका एरिया कितना है? 61886 स्क्वायर किलोमीटर। ये लाइन बेहद महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और परसेंटेज वाइज कितने हैं? 61.6%। ये दोनों लाइन ध्यान रखना। आरक्षित वन में सबसे जो मेजर आएगा कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने हैं, तो एरिया भी याद रखना है 61,886 स्क्वायर किलोमीटर, 61,886 स्क्वायर किलोमीटर। और बाय परसेंटेज 61.6%। आप ध्यान रखना। हाँ कुछ पुराने नोट्स में ये अलग हो सकता है, पर मैंने आपको जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है ना 2019 की, उससे अपग्रेड करके बताया है, तो छोटा मोटा चेंज आपको दिख सकता है। आप कहीं पढ़ोगे तो शायद कुछ और दिख जाए, ये वाला फिगर छोटे मोटे अंतर के साथ, ये वाला तो ऐसा नहीं, अपग्रेड करा था सुबह सुबह ही, और आपको जो है मैं बता रहा हूं, तो छोटा मोटा अंतर आपको पुराने नोट्स में आएगा। और देखो एक चीज और ध्यान रखना, जिससे आप कभी मिनरल्स पढ़ो, है ना, मिनरल्स अपनी खनिज संपदा, है ना, फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन चैप्टर्स को एग्जाम में जाने के पहले 1-2 दिन पहले या 1 वीक पहले हमेशा नए डेटा के साथ अपग्रेड करके जाना। इसमें हमेशा नोट्स नहीं चलते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने पढ़ा और आज फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आगे से क्या होगा, उस नई वाली फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड सारा डेटा बदल जाएगा। तो कभी भी जब मिनरल पढ़ो, फॉरेस्ट पढ़ो, एग्रीकल्चर पढ़ो,
तो इन चीजों में एक बार लेटेस्ट की, करंट की बिल्कुल अच्छे से रिवीजन लगाकर ही परीक्षा में जाना। परीक्षा में आपको हमेशा लेटेस्ट का ही आता है, पुराना नहीं। तो इनको पढ़ते समय ध्यान रखना, चाहो तो ये बात नोट कर लो कि मिनरल्स वगैरह है, इनको पुराने डेटा के बेसिस पर कभी एग्जाम में डायरेक्ट अपियर नहीं होना, कम से कम 15 दिन पहले मिनिमम में भी आप इसका लेटेस्ट वाला डेटा जरूर पढ़ के जाएं। तो ठीक है, आरक्षित समझ में आ गए। आरक्षित का मतलब ये कि जिसको हमने पकड़ लिया, अपने पास रख लिया कि इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या बनते हैं, नेशनल पार्क। और ये दोनों लाइनें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 61,886 एग्जैक्ट याद रखना है, अप्रोक्सीमेट नहीं कि आप सोच लो 61 याद कर लूं, ऐसा नहीं। और ना ही ऐसा याद करना 61%, 61.6 एग्जैक्ट याद करके जाना। चलो अब आते हैं अपन दूसरा संरक्षित वन पर। अब देखो यहां पर क्या होता है, इसका मेरिट क्या, वन अभ्यारण्य होते हैं, वन अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो कहां बनती है, यहां पर। यही एरिया होता है जहां पर क्या बनेगी, किसी राज्य की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरे काम करो, आप लोग कैमरे ऑन कर सकते हो क्या आपके, हेलो, हाँ तुम सब कैमरे चालू करो। वो क्या, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है किसको पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ कैमरे चालू कर लो सभी, तो थोड़ा मेरे को भी कम्युनिकेशन में बेटर लगे। तो संरक्षित वन क्या हुए, जहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है। अब देखो जो आरक्षित में कंडीशन थी वही यहां पर भी है, पर यहां पर थोड़े से नियमों में ढील है कि ठीक है आप अनुमति लेकर लकड़ी काट सकते हैं, है ना, लाइसेंस के आधार पर लकड़ी काटी जा सकती है। जरूरत पड़ेगी तो नेशनल हाईवे वगैरह दे देंगे, मध्य प्रदेश में तो आपने सुना भी है भी नेशनल हाईवे। तो लिखो यहां पर नियमों में कुछ छूट प्राप्त होती है। अरे बाकी भी तो चालू करो कैमरे, नियमों में कुछ छूट प्राप्त होती है। सारी कंडीशन आरक्षित की तो है, रिजर्व्ड की है, लेकिन इसमें छूट दे रखी है, कुछ छूट दी जाती है। यहां पर भी मानवीय गति प्रतिबंधित तो होती हैं, यहां पर भी मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित तो होती हैं, परंतु कुछ छूट प्रदान की जाती है। अब देखो अपने यहां पर एक और फैक्ट भी काम आता है, 925 गांव ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, 925 गांव ऐसे हैं जो काय में आते हैं, जंगल में। जंगल से कहने का मतलब है वो किसमें, या तो इसमें संरक्षित एरिया में आते हैं या फिर आरक्षित एरिया में आते हैं। और 98 गांव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कहां पर आते हैं, नेशनल पार्क के अंदर, है ना। ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं संरक्षित वाली, कि मध्य प्रदेश में ये एक्चुअल डेटा है, 925 गांव जंगलों में आते हैं। जंगल से कहने का मतलब क्या, या तो वो इस एरिया में है आरक्षित जंगलों में या फिर संरक्षित में। और 98 ऐसे हैं जो खुद पूरी तरह से कहां पर आ रहे हैं, नेशनल पार्क में। अब सीधी बात है, देखो ये ट्राइब के लोग ही होंगे, और ट्राइब के लोग हैं तो इनको गवर्नमेंट को कुछ छूट भी देना पड़ जाएगी, तो ये देना पड़ती है। संरक्षित वन में कोई लकड़ी काटना, पशु लाना ले जाना, आवागमन क्या देना पड़ जाता है। तो ये दोनों लाइन भी नोट कर लो कि मध्य प्रदेश में 925 गांव जंगलों के भीतर बसे हुए हैं, जिसमें से 98 नेशनल पार्कों के भीतर है। अब आप सोच सकते हो नेशनल पार्क के अंदर गांव है, वहां लोग रहते हैं। ये दोनों भी फैक्ट याद कर लेना, काम आते हैं अपने। ठीक है, यहां तक हो गया। अब लिखो ये कितने हैं, 31,098 स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कितने एरिया में है, 31,098, 31,098 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका परसेंटेज है 37.3। ये दोनों लाइन बेहद महत्वपूर्ण है, किसमें, संरक्षित में।
बाकी कुछ याद रहे नहीं रहे, डेटा सारा याद करना और हमेशा लेटेस्ट वाला याद करके जाना परीक्षा में। वैसे तो अभी वन रिपोर्ट ये लेटेस्ट ही है, यदि नहीं आ गई आपकी एग्जाम के पहले तो उसको करके जाना। ठीक है यहां तक। अब आओ लिखो नॉन क्लासिफाइड, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। अब अवर्गीकृत का मीनिंग तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। क्या क्या होगा बोले? कोई कंट्रोल नहीं। ये क्या है? कोई बड़ा एरिया है, वहां पे पेड़ लगे हुए हैं, कोई भी जाके पत्ते वगैरह तोड़ लेता है। आपने देखो ना दोने पत्तल वगैरह बनते हैं, है ना? तो यहां पर जाएगा कोई भी आदमी तोड़कर और लेकर आ जाएगा। लकड़ी काट ली, पेड़ पौधों पे तोड़ लिया, कुछ भी, तो कोई कंट्रोल नहीं होता है। लिख लो, यहां पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसा मैं आपको भी बोल रहा था कि देवास के आगे आप जाना, वहां पर आपको ये दिख जाएंगे ढेर सारे कौन से नॉन क्लासिफाइड। तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जो दोना पत्तल बनाते हैं और दूसरी एक्टिविटी करते हैं तो वहीं से तोड़कर लाते हैं। अब इंदौर में तो जंगल है नहीं इतने कोई। इसका टोटल एरिया कितना है? 1705 स्क्वायर किलोमीटर और 1.7%, 1705 वर्ग किलोमीटर और 1.7%। तीनों के अंदर इसका परसेंटेज और एरिया बिल्कुल रट के रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है यहां तक। तो ये दूसरा अपन ने निपटा दिया एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, एक ज्योग्राफिकल बता दिया ना, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैं पहले ले रहा हूं। अब लिखो समूह के आधार पर, समूह के आधार पर वनों का वर्गीकरण, या जिसको बोलते हैं प्रजाति के आधार पर, समूह के आधार पर या प्रजाति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, प्रकार। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना? अरे जैसे साल का जंगल है कि नहीं, सागवान का जंगल, प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। टाइप बोले, ग्रुप बोले, समूह के आधार पर वर्गीकरण। तो अच्छा, समूह के आधार पर कितने प्रकार के हैं मध्य प्रदेश में? इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से? कौन से 3? हाँ राइट है, देखो सही है, साल, सागौन या सागवान और मिश्रित। देखो साल बिल्कुल राइट है, सागौन बिल्कुल राइट है, बांस भी पढ़ना है और मिश्रित। तो देखिए आप जिसने 3 बोला या 4 बोला, दोनों ही गलत नहीं है। बांस भी बहुत है मध्य प्रदेश में, है ना? तो मेनली क्या है इसमें, अपने को साल, सागौन और बांस, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो यह तक पूछा है कि साल के वन कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश में, कि सागौन के कितने प्रतिशत हैं, कि बांस कितने हैं, क्योंकि बांस में भी काफी बड़े लेवल पर अपने यहां पर उत्पादन होता है। और मिश्रित, हाँ काफी नहीं, अपन थोड़ा प्रोडक्शन में आगे पीछे होते हैं पर बहुत ज्यादा है बांस, अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते। और मिश्रित में क्या होता है, जैसे तेंदुपत्ता। अब आपको पता होगा भारत में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता जो है एमपी में ही होता है, मालूम है कि नहीं? 60%। हर्रा, लाख, महुआ, तो इन सब का भी काफी बड़ा रोल है। और इनसे रिलेटेड योजनाएं भी होती है, जैसे तेंदुपत्ता, इनके मजदूरों के लिए चरण पादुका योजना, है ना? इसमें कई सारे कानून आए, तो इसलिए इनका वेटेज अपनी परीक्षा में एमपीपीएससी में बढ़ जाता है। तो आप चाहो तो 4 कैटेगरी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बुक्स में ये 3 ही दे रखा है, बांस को भी किस में डाल दिया उन्होंने? मिश्रित में, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? समूह के आधार पर लिख लो, साल, सागौन,
तो सबसे पहले लिखो साल। साल के पेड़ का नाम सुना है आपने कभी? साल को कभी देखा करा है? और बेहद मजबूत और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा काम के हैं, सदियों तक इनकी लकड़ी सड़ती नहीं है आसानी से। तो पहला लिखो साल। और साल का एक और भी है, इसी के पेड़ के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कभी कभी ये भी आता है। और गौतम बुद्ध को किसके पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के। तो साल के वृक्ष के नीचे ही भगवान महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। ट्राइब में भी बहुत महत्व है, आपको मैंने बताया था बूढ़ा देव का निवास स्थान। अरे आदिवासियों के प्रमुख देवता होते हैं बूढ़ा देव, याद होगा आपको। उनका निवास स्थान क्या माना जाता है? साल का वृक्ष, इसकी पूजा होती है। तो चलो लिखो, भारत में सबसे अधिक साल के वृक्ष ही पाए जाते हैं। अब देखिए पहली लाइन से ही आपको क्लियर होगा कि हमारे देश में इसका कितना महत्व है, कि भारत में जितनी भी वेराइटीज है उसमें नंबर 1 पर कौन आता है? साल के वृक्ष। कोई सा भी पेड़ की इतनी ज्यादा नहीं मिलता है जी, क्वांटिटी वाइज की बात हो रही है, जितना क्या मिलता है? साल। और मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। लिखो, तथा मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन होता है टीक, लिख लो चाहे तो अपन लिख लेते हैं, ये टीक है। साल का नाम नहीं है, साल को साल ही लिखेंगे, SLL। सागौन के लिए जरूर है टीक या सागवान, है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कभी। सागवान, सागौन या सागवान एक ही है। तो मध्य भारत में सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं? साल। मध्य प्रदेश में नंबर 2 क्या है? साल। वैसे कि छत्तीसगढ़ बन गया, नहीं तो पहले कौन से थे? सागवानी थे। ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में चला गया अभी ये सारे अपने जंगल, नहीं तो पहले नंबर 1 सागौनी था, पहले 2000 के पहले। ठीक है, अब लिखो, ये राज्य के कुल 50% भाग है। 50% भाग है। आप समझ सकते हैं कि अपने मध्य प्रदेश, आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और आधे कौन से हैं? साल। आप समझ सकते हैं बात को। इसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया राबुस्टा। शोरिया राबुस्टा, यह नाम याद रखना, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शोरिया राबुस्टा। अब लिखो, मध्य प्रदेश के 16.54% भाग पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य के 16.54% भाग पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। यह फिगर ऐसा का ऐसा याद करना, एग्जाम में पूछा हुआ है, साल में भी पूछा है, सागवान में भी पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर जो है साल के वृक्ष है, तो 16.54। ठीक है, अब एक और आती है बीमारी की बात। इसकी बीमारी बता सकते हो? साल के वृक्ष में एक बेहद खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? बताएं, अरे बोले जल्दी, नहीं मालूम? बोरर, बोरर कीड़े से ये जो है काफी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। पहले तो ऐसा बोला जाता है कि लगभग 10 लाख पेड़ काटने पड़ गए थे, ये बोरर कीड़ा लग गया था। तो बोरर कीड़े से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अब को ये बोल रहे हैं कि भाई आकांक्षा जी की बोरर तो पेस्टिसाइड का नाम है या पेस्ट है, हो सकता है इसको खत्म करने के लिए नाम रख लिया हो। साल में ध्यान रखना कौन सा कीड़ा लगता है? बोरर। और स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कभी बीच में कि 10 लाख पेड़ काटे। अब आप सोचो
10 लाख पेड़ काटना मध्य प्रदेश में कितनी परेशानी की बात होगी। ये इसकी एक गंभीर बीमारी होती है। जैसे आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। ऐसा बोला जाता है कि कोई ट्राइब की लड़की थी 19-20 साल की, तो उसने केरोसिन, खटमल का पाउडर और इससे ऐसी कोई दवाई बना दी थी जो बोरर कीड़े के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती थी। पर वो बात समय के साथ आई गई हो गई। मैंने ऐसा टीवी पे देखा था। चलो खैर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, लिख लो इसके एरिया। अच्छा, यूज क्या इसका, एक इंपॉर्टेंट को रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर बनाने में इसका प्रयोग होता है। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था, हाईली ड्यूरेबल, सदियों तक खराब नहीं होती। अब आप समझते हो रेलवे की पटरी के नीचे जो लकड़ियां बिछी रहती है आपने देखी होगी, है ना, रेलवे लाइन के नीचे। अब वहां तो धूप, मिट्टी, पानी सब लगता है और फिर भी वो सदियों तक चलती रहती है। कितनी बढ़िया लकड़ी होती है ये, साल की। देखिए रेलवे स्लीपर, समझ गए आप, रेल की पटरी के नीचे लकड़ियां बिछी रहती है, आपने देखी होगी, है ना। तो वो काय की बनती है, साल की। तो सोच लीजिए कितनी ड्यूरेबल लकड़ी है ये। इंदौर में एक मंदिर भी बना हुआ है, दुर्गा माता मंदिर, जो होलकरों ने बनाया था और आज भी ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो साल की लकड़ी का बना है पूरा। राजवाड़ा एरिया में आता है, मैंने देखा है बहुत अच्छे से। और अच्छा, अब ये मिलता कहां पर है ये और लिख लो फटाफट। लिखो सीधी सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी। आप समझ गए होंगे मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, है ना। तो ये लाइन जरूर याद रखना, 16.54%, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। चलो अब अगला आते हैं अपन सागौन पर। हाँ, सागौन के बारे में क्या जानकारी बताएं, बोले। अरे ये नंबर 2 थे साल वाले, तो नंबर 1 कौन है, सागौन। लिखो हाँ 17.88%, बिल्कुल राइट। लिखो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और 17.88% वन काय के हैं, सागौन। और देश का, इंडिया का कितना हो गया, 41%। पूरे देश के कितने हैं, 41% सागौन का मिलते हैं एमपी में। और मध्य प्रदेश में कितने हैं, 17.88। तो ये लाइन 17.88 तो बिल्कुल भूल मत जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे टाइप इसमें जो सबसे मेजर क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। लिखो, इससे आकर्षक फर्नीचर बनाए जाते हैं, आकर्षक फर्नीचर। अब अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम याद है, पूरा बताओ। टेक्टोना, आगे ग्रेंडाइट, टेक्टोना ग्रेंडाई, टेक्टोना ग्रेंडाई। ये पूरा एक साथ ही है, वैसे अलग अलग नहीं है। बस एग्जाम में ध्यान रखना, हाँ गलत ऑप्शन टिक नहीं हो जाए, भले अपने से बोलते लिखते नहीं बने, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्टोना ग्रेंडाई जब आपको लिखा हुआ दिखे तो ये टिक हो जाए, इतना याद रखना, टेक्टोना ग्रेंडाई। फिर अभी जैसे मैंने साल का पढ़ाया था, सोरिया रेबुस्टा, तो वो भी याद रखना, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। उसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, देश का 41% है, साल कितने 50% है आपको, जैसा मैंने अभी बताया। ठीक है, लिखो मिलते कहां पर है, लिखो बैतूल, होशंगाबाद, बैतूल, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा, सागर, छिंदवाड़ा।
ठीक है ना, ये 2-3 लाइनें याद रखना। चलो अब बांस और निपटा लेते हैं फटाफट। लिखो, देश में सबसे अधिक बांस मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम लिख लो, डेंडोकेलेमस। डेंडोकेलेमस, पूरा एक साथ ही लिखना है, डेंडोकेलेमस। अरे एक और होता है बांस जिला, बता सकते हो कौन सा है बांस जिला? मध्य प्रदेश में कौन सी जिले को बांस जिला बोला जाता है, बताओ? भोपाल में कहां से बांस आ गए? बालाघाट, लिख लो, मध्य प्रदेश के बालाघाट को बांस जिला कहा जाता है। और ध्यान रखना, जो वन रिपोर्ट आई थी 2017 की, है ना, उसी के अनुसार क्या था, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर था? मध्य प्रदेश में। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को एक और नाम मिल गया था, बांस राज्य। अरे आपने हृदय प्रदेश ये सब पढ़े थे कि नहीं? अरे बोले, पढ़ा था ना, हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोहिनूर प्रदेश एटसेट्रा। तो इसी क्या बन गया था मध्य प्रदेश? बांस प्रदेश, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार। अभी भी है अपन, बांस राज्य भी है, हाँ ध्यान रखना। लिख लो, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश को बांस राज्य, बांस प्रदेश घोषित किया गया था। अब ये मिलता कहां पर? अब ये और बता दो जरा, कहां कहां मिलता है बांस? अरे बालाघाट तो बता दिया ना, बांस जिले ही, और क्या आसपास के एरिया। छिंदवाड़ा बोल देता, मैं यूं सोच रहा था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाता यार, पास का ही जिला है, वहां पर भी बहुत बांस उगेगा। अच्छा सारे जिले गिला दे, बिल्कुल राइट है, पर ये सब लिख लो। जबलपुर, अरे ऐसे ही तो चालाकी से काम लो, देखो बांस जिला हो गया। अब इन्हें गलती क्या करी, बोले बालाघाट ही है। अरे बालाघाट के आसपास के जिले गिना दो, वहां बहुत बांस मिलेगा। लिख लो, सिवनी, बैतूल, जबलपुर, मंडला। एक लाइन और लिख लो, 3 जुलाई 2013 से, 3 जुलाई 2013 से मध्य प्रदेश में बांस मिशन प्रारंभ किया गया था। 3 जुलाई 2013 से मध्य प्रदेश में बांस मिशन प्रारंभ किया गया था। अब अगला हेडिंग डाल के छोड़ दो, मिश्रित वन। समय हो गया है, छोटा सा ये पर अपने को करना है। और ध्यान रखना, भी बहुत सारे फैक्ट्स बाकी हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वन का है मध्य प्रदेश में, कितने प्रतिशत, एरिया क्या, ये वो सब अपन अब कल करेंगे, ठीक है ना।